हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसके ऊपर लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो तो आप जाके मेरे चांना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा जो चैप्टर चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको हम थोड़ा सा आगे कवर करेंगे, जिसमें हम अपना मैथमेटिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो इससे पहले हमने कवर किया है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया था। अगर हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन को सीखने के लिए हमारे को कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो बेसिक हम आज कवर करेंगे अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके लिए अगर आप कोई बुक्स अपनी रेफर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये बुक अच्छी है, ऑपरेशंस रिसर्च की बुक है। बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए के लिए यूज होती है। बीके पब्लिकेशन की बुक है ये ऑपरेशन रिसर्च की। आप इसको बीटेक वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। ये इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें काफी इजी लैंग्वेज में ऑपरेशन रिसर्च का कंटेंट लिखा हुआ है। आप इसको बीटेक के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका बीटेक में सिलेबस मिलता है ऑपरेशन रिसर्च का। एस सी अग्रवाल इसके उत्तर का नेम है। दूसरी एक और बुक है मेरे पास जिसमें हम अपना मैथमेटिकल वे में कंटेंट कवर कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चैप्टर है मैथ में भी आता है, ऑपरेशन रिसर्च में भी आता है। तो एक मेरे पास और बुक है जो कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है, सेकेंड सेमेस्टर बीबीए की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सिलेबस के हिसाब से, एनईपी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जीवन सन्स पब्लिकेशंस की ये बुक है। तो इसके हमारे पास ऑथर हैं एम एल भार्गवा, डॉक्टर जतिंदर कौर और प्रभजोत कौर। इनकी बुक है, ये आप अच्छी बुक है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर कवर करना है तो। ये बुक भी अच्छी है, वो ऑपरेशन रिसर्च की बुक भी अच्छी है। तो आज हम अपना टॉपिक आगे अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला चैप्टर था, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कवर हो चुका था, जिसमें हमने बेसिक मीनिंग वगैरह, फीचर्स और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह सब पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और हम एक और टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प के साथ आज कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके टॉपिक की। तो हमारे पास सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा। हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में भी आगे काफी सारे टाइप होते हैं। इन दो तरह के मेथड्स के न्यूमेरिकल्स को कवर करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक सीखेंगे, जिसमें कि हम इसकी मॉडल की बिल्डिंग सीखते हैं, ठीक है। अगर हमारे को न्यूमेरिकल का बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाएगा तो हम न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल अभी अच्छे से कवर करने जा रहे हैं, बेसिक, ठीक है। तो a linear programming problem is abbreviated by LPP. The mathematical model of LPP is given below. हमारा मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल जो गिवन स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट को एक इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स में अगर हम तैयार करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। उसे पहले प्रोसेस करना ही पड़ता है, तो उस कंस्ट्रेंट्स को बनाना हम सीखने जा रहे हैं आज वीडियो में, ठीक है। Suppose there are two decision variables x and y and three constraints. In this case, maximize problem can be formulated as. तो इस केस में हम अभी कौन सी प्रॉब्लम सीख रहे हैं, मैक्सिमाइज के केस वाली प्रॉब्लम अभी सीख रहे हैं। फिर मिनिमाइज का केस भी बताएंगे कि कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी दे रखी है 1 2 3, जिसको हम इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर हमारी ये क्या दे रखी है, जो ये दे रखी है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दे रखी है। कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2, कंस्ट्रेंट नंबर 3, ये हमारी जो सारी हैं कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं। जो लेस देन जीरो, मोर देन जीरो वाली आती हैं, हमारे पास होती हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ये जो हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू कुछ दे रखा होता है, ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये होती है हमारी कंस्ट्रेंट्स, और जो जीरो वाली होती है इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास इसमें मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू P1x प्लस P2y।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में दिया हो सकता है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, ऐसे भी दिया हो सकता है, या फिर 5x प्लस 4y, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हो सकता है। मीन्स P1 और P2 की जगह पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर दी होगी, ऐसा होता है क्वेश्चन गिवन। सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स में बता रहा है a1x प्लस b1y लेस देन इक्वल टू c1, ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। a1 और b1 की जगह पे वो 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। x और y हमारे साथ में दिए होंगे, वेरिएबल्स दिए होते हैं। x y की जगह पे हम x1 x2 भी ले सकते हैं, हर लाइन में x1 x2 x1 x2, या फिर हम सब में x या y ले सकते हैं। तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। a1 b1 a2 b2 a3 b3, इन सब की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारी पड़ी होंगी। लेस देन इक्वल टू c1 c2 c3 की जगह पे कोई वैल्यू होगी, 16 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो गया, 16 हो गया, कुछ भी वैल्यू इक्वल टू में पड़ी होगी। ये सारे आप देखेंगे लेस देन इक्वल टू के साइन दे रखे हैं, तो हमारा कौन सा केस है, मैक्सिमाइज का। भी इसके बारे में एक लाइन भी आएगी इंपॉर्टेंट। तो हमारी कंस्ट्रेंट्स है, इस तरीके से हमारा कुछ क्वेश्चन दिया होता है। जब हम इसके न्यूमेरिकल कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ये चीज क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द अबव फॉर्मुलेशन डिसीजन वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई। उसने बोला कि ये जो ऊपर हमने सारा सीखा, इसमें हमारे वेरिएबल्स जो थे वो क्या थे, एक्स एंड वाई। ये हमारे कौन है, एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ये साथ में जो दे रखे हैं एक्स वाई हर किसी के साथ। The coefficients of decision variable of objective function are denoted by P1 and P2। अब इसने बोला कि जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से P1 और P2 के माध्यम से हम इसको निकाल रहे हैं, इसकी जगह 8 9 कुछ भी लिखा हो सकता है, कुछ वर्ड लिखे हो सकते हैं मैथ के, ठीक है, डिजिट्स। तो इसमें बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमारा जो कोफिशिएंट्स डिनोट हो रहे हैं वो P1 और P2 से हो रहे हैं। हम P1 P2 की जगह K भी लिख सकते हैं, K1 K2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। The symbols C1, C2 and C3 represents constraints। जो यहाँ पर C1, C2, C3 हैं, ये हमारे constraints को represent कर रहे हैं। इक्वल टू की वैल्यू जो हम रख के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, वो वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी शोन एज। जैसे हमने मैक्सिमाइज के बारे में सीखा, वैसे ही हम अभी मिनिमाइज के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, आप इसको अच्छे से समझना। इसमें हमारे पास दे रखा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू p1x प्लस p2y। सेम है बिल्कुल, मैक्सिमाइज की जगह क्या आ गया, मिनिमाइज। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में दे रखा है a1x प्लस b1y मोर देन इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y मोर देन इक्वल टू c3, ऐसे a3 b3 x y मोर देन इक्वल टू c3। अब सेम एज इट इज है, बट इसमें आप देखेंगे कि लेस देन इक्वल टू के साइन आ रहे थे बार बार, इसमें हमारे आ रहे थे मोर देन इक्वल टू के साइन। ये हमारा मैक्सिमाइज का केस था, ये हमारा मिनिमाइज का केस है, ठीक है। इसमें सारे लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू साइन चल रहे थे, ये हमारे पास चल रहे हैं मोर देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू के साइन चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैंने इस पे स्टार लगा रखा है दोनों तरफ, स्टार्टिंग में और एंड में। एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है it may be noted that in maximization problem constraints appear as less than inequalities। ये हमारे inequalities की फॉर्म में दे रखे हैं। and minimization problem case the constraints appear as more than inequalities। ये more than equal to के साथ inequalities दे रखी हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम इक्वल टू के साइन लगाते हैं, तब ये इक्वालिटीज में चेंज करते हैं हम पहले, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो अब ये बता रहा है कि ये इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक इतना हो गया, मैथमेटिकल मॉडल। जब आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप इसमें एक्सप्लेन करके आएंगे, ठीक है। ये काफी बार पूछा भी जाता है पेपर में, और इसकी फॉर्मुलेशन भी आ जाती है कई बार कि कैसे करते हैं। ये मैथमेटिकल मॉडल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, तभी न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। तो आपका न्यूमेरिकल के काम भी आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के काम भी आएगा यही टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ a decision problem into a mathematical form that can be solved. The main steps of the formulation of linear programming are as follow।
उसने बोला कि इन स्टेप्स को हम फॉलो करके धीरे-धीरे इसका प्रोसेस सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को सोल्व करते कैसे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। तो उसके कुछ स्टेप दे रखे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, तो उसको हम अभी सीखने जा रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे क्वेश्चन को करना सीखेंगे। हम ये बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके आगे न्यूमेरिकल बेसिक वाले करेंगे, तो उससे हमारे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनानी आ जाएगी कि सोल्व कैसे होती है स्टेटमेंट। फिर हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 दे रखा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द अननोन वेरिएबल दैट इज डिसीजन वेरिएबल टू बी डिटरमाइंड एंड असाइन सिंबल्स एक्स आगे एक्सेट्रा टू देम। उसने बोला है कि स्टेप 1 क्या है हमारे पास, हम सिंबल्स को कुछ ये दे सकते हैं कि मतलब अननोन वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स के साथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई, तो मेरे पास 5x1 5x2 6x1 4x2 ऐसा कुछ दे रखा है, तो हम x1 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और x2 को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। हम इसी कैलकुलेशन के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर x1 x2 x1 x2 हर कंस्ट्रेंट में ऐसे दे रखा तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। x1 x2 जरा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए हम सबको क्या मान लेते हैं, x और y ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 इनकी जगह पहले से वैल्यूज दे रखी होंगी, c1 c2 3 इनकी जगह पहले से वैल्यूज दे रखी होंगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड रिप्रेजेंट इट्स एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल। हम इसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेक करेंगे, जो मेन फंक्शन दिया होता है मैक्सिमाइज वाला मिनिमाइज वाला, कि हमें मैक्सिमाइज का क्वेश्चन सोल्व करना है या फिर मिनिमाइज वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, उसमें गिवन होगा ये चीज आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर एक्सप्रेसिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ linear function of decision variables and find the type of optimization, maximize or minimization and identify the type of objective function। कई बार क्वेश्चन में हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वर्ड दे रखा है, प्रॉफिट के साथ जनरली 90% केसेस में मैक्सिमाइज वर्ड जरूर लिखा होगा। प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, ऐसे कुछ वर्ड दिए होंगे, ठीक है। तो वो हमारा मैक्सिमाइजेशन का ही केस जाता है। अगर किसमें लिखा कि कॉस्ट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लागत लग रही है, नुकसान हो रहा है, नेगेटिव चीज आ रही है, तो उस केस में हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस 90% चांसेस में दिया होता है, ठीक है, कि इसको हम मिनिमाइज मान के चलेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा आपके पास कि हमारे को क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट्स को या लॉसेस को मिनिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करके चलना है। तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या है ये क्वेश्चन में दिया होगा। अदरवाइज हमारे को पहले चेक करना है कि कौन सी टाइप की ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास दे रखी है, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बता रहा है, हमारे को मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन सोल्व करना है या फिर मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। ज्यादातर प्रॉफिट वगैरह के केस में हमारे पास, इनकम वाले केस में आता है मैक्सिमाइजेशन, और लॉसेस कॉस्ट वगैरह या फिर एक्सपेंस के केस में आता है मिनिमाइजेशन का केस। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। Next, step number 4, identify the set of constraints stated in the term of decision variables and express them as a linear inequations or equations। उसमें बताया हुआ कि जो कंस्ट्रेंट्स थी उसमें हम अपना डिसीजन वेरिएबल्स और एक्सप्रेस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को या फिर इक्वेशंस को, कि जोन सी इक्वेशन दे रखी है उसको हम चेक करेंगे, फिर उनको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम वैल्यूज निकालते हैं। अभी धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कि वैल्यूज निकलती कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। मैं आगे आगे आने वाली वीडियोज में सारा प्रोसेस बताता जाऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दे रखा है, एड द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल में हम अपनी नॉन नेगेटिविटी की जो रेस्ट्रिक्शन है उसको ऐड करेंगे। मींस इसका वैसे कोई जनरली हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं नॉन नेगेटिविटी वाला। जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सीखेंगे इसका करना, लॉन्ग बड़े वाला क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड का, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हमने मैथमेटिकल मॉडल भी सीख लिया लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसकी फॉर्मुलेशन भी सीख ली। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, बेसिक एग्जांपल्स, जिससे कि हमारे को क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिकल मॉडल क्या था, फॉर्मुलेशन क्या था, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होगी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है, उनके बीटेक के एमबीए के सिलेबस में, एमएससी के सिलेबस में लिखा होता है, टॉपिक का नाम दिया होता है, जनरली फर्स्ट यूनिट में ही होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ टॉपिक दिया होता है, ठीक है।
तो वो क्या है कि हम इसकी फॉर्मुलेशन को सीख कैसे रहे हैं, ये चीज बोली गई है। तो हम इंडस्ट्रियल और बिजनेस व्यापार से रिलेटेड या फिर औद्योगिक इंडस्ट्रीज या फिर फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बनाना सीखेंगे कि वो चलती कैसे हैं, काम कैसे करता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को सीखने जा रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 400 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक डाइट है जिसमें हम अपना भोजन मतलब बना के तैयार कर रहे हैं, इंक्लूड है जो चीजें खाने की, उसमें 400 यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, 500 यूनिट दे रखी है फैट की, और 300 यूनिट दे रखी है प्रोटीन की, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन दे रखे हैं, तीनों की अलग अलग, ठीक है। टू फूड्स आर अवेलेबल, दो तरह का भोजन अवेलेबल है, एक का नाम है F1 और दूसरे का नाम है F2। तो फूड दो तरह के हैं, फूड F1 फूड F2, दो तरह का भोजन दे रखा है। पहले F1 की बात हो रही है, F1 विच कॉस्ट ऑफ ₹2 पर यूनिट एंड F2 विच इज कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट। उसकी लागत दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, मींस मिनिमाइजेशन का केस हो सकता है, लेकिन हम इसको पहले पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, फिर पता लगेगा कि हमारे पास ये कौन सा केस दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है दो तरह का फूड है। F1 के फूड की कॉस्ट जो लागत लगती है ₹2 पर यूनिट, और F2 की लागत लगती है ₹4 पर यूनिट, कॉस्ट दे रखी है। तो एक तरह से हमारा ये 4 और ₹2 क्या चीज है, कॉस्ट दे रखी है, हमारा इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास भोजन ही दो तरह का है, तो इसका हम टेबल बनाएंगे, अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करने सीख जाएंगे मेरी तरह, तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये 4 पे ₹2 जो दे रखे हैं हमारे पास, ₹2 ₹4, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के तैयार कैसे कर रहे हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे। A unit of food F1 contains 10 units of carbohydrate, 20 unit of fat and 15 of protein। F1 फूड की बात हो रही है, उसमें 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट लगती है, 20 यूनिट फैट लगता है और 15 यूनिट प्रोटीन लगता है। F1 फूड बन के तैयार हो जाता है। दूसरी दे रखी है F2 फूड, कंटेन 25 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 10 यूनिट ऑफ फैट एंड 20 ऑफ प्रोटीन। फूड 2 भी खत्म हो गया, उसकी बात भी खत्म हो गई है। तो फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो एज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। क्या वर्ड लिखा गया? फाइंड मिनिमम कॉस्ट। मैंने ऊपर बोला था कि मिनिमम या मिनिमाइजेशन का केस आएगा, जरूरी नहीं है कि मैंने देख के बोला है, बट मुझे पहले से पता लग गया था क्योंकि कुछ कॉस्ट वगैरह ऐसी लागत की बात हो रही थी। तो उसमें जनरली क्वेश्चन में 90% मैंने बोला था दिया होता है, इसमें भी दिया हुआ है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इट मींस मिनिमाइजेशन का केस दे रखा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है? मिनिमाइज जेड वाला बनेगा। For a diet that consists of mixture of these two foods and also meets the minimum nutrition requirement। इसमें हमारे को मिनिमम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी निकालनी है, किस चीज की कितनी जरूरत है मिनिमम न्यूट्रिशन की। तो वही ये बात बता रहा है कि हमारी कंस्ट्रेंट्स अभी बन के तैयार होंगी। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मीट्स द मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ये अभी पता लगेगा कि हम इसको सारी चीजों को यूज कहाँ कर रहे हैं। ये लाइनिंग जो हमने अंडरलाइन करी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा को बनाने के लिए हम एक टेबुलर फॉर्म का यूज करेंगे, टेबल बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन हमारे को अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। तो हम इसको टेबल की फॉर्म में पहले रखेंगे, फिर हम इसकी कंस्ट्रेंट्स इजीली बना पाएंगे। हमने देखा कि एक तरफ हम कार्बोहाइड्रेट्स लेके चल रहे हैं और एक तरफ हम अपने फूड्स लेके चल रहे हैं। तो जैसे हमने इधर फूड्स लिए हैं, इधर हमने क्या लिया है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लिया है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को इधर लिख सकते हैं, फूड F1 F2 इधर भी लिख सकते हैं। आप जैसे टेबल बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं, ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि हमने इधर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन रखा, मैंने इधर दो तरह का फूड था उसको रखा, साथ में मैंने रखा मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये जो रखी हुई है न्यूट्रिशन की हमने इधर रख दी। कितनी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दे रखी है, देखो। तो हम क्या करेंगे, फूड F1 और F2 की क्या दे रखी थी, दो तरह से वो दे रखी है ना वर्डिंग, कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट किसकी दे रखी है? F1 और F2 की। कॉस्ट अगर इसकी दी होती कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, तो हम यहाँ पे लिखते कुछ ऐसा, मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है ना उनकी, तो रुपीज में, पैसों में जो दे रखी है वो दो चीजों की कॉस्ट दे रखी है। तो मींस F1 और F2 फूड की कॉस्ट दे रखी है रुपीज में, दो ही चीजों की दे रखी है। तो इट मींस दो चीजों से मिलके जो X1 और X2 या फिर X और Y से सिर्फ जो मिलके लागत से जो बनता है, वही सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन सकता है। मींस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है
कि F1 और F2 फूड के लिए 2 रुपए और 4 रुपए लगेंगे, बस इतनी यूनिट की बात हो रही है, रुपीस की बात हो रही है और दो चीजों की ही बात हो रही है, तीसरा वर्ड कोई बीच में नहीं आ रहा, तो ये हमारा वो बन सकता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही बन सकता है और कोई चीज नहीं बन सकती। ठीक है, तो हमने कॉस्ट पर यूनिट F1 और F2 की लिख के रख ली एक तरफ, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। कोई पूछे कि मतलब इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 तरह के फूड थे तो 3 तरह की रिक्वायरमेंट दे रखी है, ना कि 3 तरह की कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो तीन तीन चीजों के सामने 3 तरह की रिक्वायरमेंट ही आएगी, तो यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो तैयार हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की F1 फूड की सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये दे रखी है, यहाँ से शुरू हुई थी, सारी चीजें दे रखी थी। अब हमारे पास दे रखा है कि इसमें कौन कितनी चीज हमारी यूज हो रही है, 2 रुपए F1 के ऊपर लग रहे थे और F2 के ऊपर हमारे 4 रुपए लग रहे थे, तो हो गया हमारा कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। अब आगे कंस्ट्रेंट्स है, F1 फूड की बात हो रही है यहाँ से देखो, और आगे फूड नंबर 2 F2 की बात हो रही है यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में 10, 20 और 15 दे रखा है, F2 के बारे में 25, 10 और 20 दे रखा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो F1 फूड के बारे में सारी हमने जितनी नॉलेज हमें पता थी यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख ली, F2 की हमने सारी यहाँ लिख ली, इसके सामने हमने आगे 3 तरह के फूड के नाम दिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो ये सारी F1 और F2 हो गया। अब ये यहाँ से हमारी ऐसे ऐसे देखो अब कंस्ट्रेंट बन के तैयार हो गई है, इसके सामने सिर्फ हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते जाना है। ठीक है, तो 10, 25, 20, 10, 15, 10, 20। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं 10x प्लस 25y, आगे हमारे पास आएगा, देखो इसने मोर देन इक्वल टू के साइन लगाए हैं, सारे लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये मोर देन क्या है, क्यों, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कम से कम इस चीज की आवश्यकता तो इतनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, इससे ऊपर भी पड़ सकती है। मोर देन इक्वल टू के साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसने कहा है कि कम से कम इतनी जरूरत है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर यहाँ पर मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की जगह दिया होता मैक्सिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो हम ऐसे लेस देन इक्वल टू के साइन लगाते, उनका ओपन जो माउथ होता है कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटीज का, वो इधर की तरफ होता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लिखी होती तो मैक्सिमम 400, मैक्सिमम 500, मैक्सिमम 300 ऐसे दिया होता, तो हम ऐसे लेस देन इक्वल टू के साइन लगाते। अब हमने मोर देन इक्वल टू के लगाया क्योंकि 400 तो है ही है, इससे बड़ा भी हो सकता है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 400, 500, 300, तो हमने साइन लगाए मोर देन इक्वल टू के। ठीक है, तो हमने पहले भी अभी पढ़ा था, अभी हमारा केस कौन सा बन गया, ये वाला देखो मिनिमाइजेशन का केस बन गया। अब हम इस टेबल से अपनी कंस्ट्रेंट फटाफट 2 मिनट में जल्दी से बना लाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 डिसीजन वेरिएबल था, डिसीजन वेरिएबल हमारे कौन है, x1 और x2 है। फूड F1 F2 को हमने x1 x2 मान लिया, आप इसको xy भी मान सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट F1, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फूड F2, तो x1 और x2 इसको हमने लेट कर लिया खुद से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ डाइट, डाइट की टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, तो मीन्स जो उसने हमारे पास ये कॉस्ट दे रखी है 2 और 4, तो इसको उसने लिख दिया मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, x1 और x2 की जगह पर आप x और y भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 4y। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको x1 और x2 लेट किया है, f1 और f2 को हम x1 को x भी मान सकते हैं और x2 को हम y भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x1 और x2 ही लेना है, मुझे x और y अच्छा लगता है तो मैं x और y ले लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स x1 और x2 से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसने बताया कॉस्ट F1 की 2 रुपए और F2 फूड की कॉस्ट ₹4 दे रखी है, आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब ले लीजिए। नेक्स्ट हम इसके बाद अभी आगे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रेंट्स बनेंगी कैसे। ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से। अब एक फर्स्ट एग्जांपल आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आए, जब एक एक करके धीरे धीरे आप एग्जांपल्स करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको ये इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगे स्टेप नंबर 3 कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट बताइए अभी जैसे हमने पीछे बनाया था, तो 10x प्लस 25y मोर देन इक्वल टू 400, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार होगी। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे x1 की जगह पे आप x लिख लो प्लस 25, x2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो y, मोर देन इक्वल टू 400,
तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो इक्वल टू 400 ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट होएगा जब हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आपको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने सीधा एक इनइक्वालिटी ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। जब इक्वालिटी में लिखेंगे तब क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैट की, हमने टेबल से बनाया अभी 20x1 प्लस 10x2 मोर देन इक्वल टू 500, जैसे हमने अभी टेबल में से बनाया था, ये देखो यहाँ से ये बनाया था हमने मोर देन इक्वल टू टेबल वाला, वहीं से ही बना रहे हम इनको देख देख के। नेक्स्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट 15x1 प्लस 20x2 मोर देन इक्वल टू 300। जरूरी नहीं है कि सारी लाइनें आपको लिखनी है पेपर में, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट स्टेप होने चाहिए, अच्छे से अटेम्प्ट होना चाहिए क्वेश्चन, मार्क्स पूरे में से पूरे मिलेंगे। स्टेप नंबर 4 नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट x1 मोर देन इक्वल टू 0, x2 मोर देन इक्वल टू 0। मैथमेटिकल मॉडल हमारा बन के तैयार हो गया। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2। आप जहां जहां पे x1 लिखा हुआ है सारी जगह पे आप x लिख सकते हैं, x2 जहां लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप y भी लिख सकते हैं, या फिर आप a b भी लिख सकते हो। x1 की जगह a लिख दिया, x2 की जगह b लिख दिया। तो हमारी ये तीन तरह की कंस्ट्रेंट्स तैयार होगी हैं, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तैयार होगी है। ये मैथमेटिकल मॉडल बनता कैसे है वो आपको पता लग गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया बनके, ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसका कंक्लूजन दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन का कि अगर न्यूमेरिकल में कंक्लूजन किसी बच्चे को लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखते हैं, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ, आप कंक्लूजन देख सकते हैं। इस पेज का आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसी के जैसा हम एक और एग्जांपल अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट, ये भी हमारा बेसिक ही सिखा रहा है हमारे को, बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है, चेंज किया है मैंने। देखो 6 आवर 40 मिनट्स लिखा हुआ है, इसको हम मिनट्स में सारे को, जैसे इसमें आवर्स है इसमें आवर्स है, सारे को इकट्ठा मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट होएगा। ये भी क्वेश्चन उसके जैसा ही है, बट उसमें हमने सीखा था मिनिमाइज, इसमें हम सीख रहे हैं मैक्सिमाइज, ठीक है। तो मिनिमाइज की कंस्ट्रेंट बनानी सीखी, इसमें हम मैक्सिमाइज की सीखेंगे, और हल्का सा डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है ताकि आपको एक और तरह का क्वेश्चन करना आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल है अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी sells them at a profit of rupees 2 on type A and also rupees 2 on type B। एक फर्म है, फर्म क्या होती है, इंडस्ट्री का पार्ट होती है, काफी सारी फर्म्स मिलके एक इंडस्ट्री बनाती हैं। तो एक इंडस्ट्री में 3-4 फर्में हैं, बट एक फर्म के अंदर की बात हो रही है। एक फर्म उत्पादन करती है 2 तरह के प्रोडक्ट का, उत्पादनों का, उत्पाद का, ठीक है। ये ऊपर वाले का कंक्लूजन था, हमें बताना रह गया है। आप इसको मिनिमाइज टोटल कॉस्ट वगैरह लिखा हुआ है इसमें, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। इसमें बताया गया कि एक फर्म है 2 तरह के उत्पाद बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है। तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए एंड बी सेल बता रहा है कि कितने के प्रॉफिट के ऊपर होता है, 2 रुपए कमाती है। प्रोडक्ट टाइप ए को जब हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है 2 रुपए का। टाइप नंबर बी का प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है 2 रुपए का। ईच प्रोडक्ट इज प्रोसीड ऑन 2 मशीन्स, हर एक प्रोडक्ट को 2 मशीनों से गुजारा जाता है। मशीन का नाम है, एक का नाम M1, दूसरी का नाम है M2। तो टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 एंड 2 मिनट्स प्रोसेसिंग टाइम ऑन M2। तो वो कहता है कि जो टाइप ए का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसको 1 मिनट तो चाहिए मशीन M1 से काम करने के लिए, और 2 मिनट चाहिए किससे, मशीन नंबर M2 से चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा कौन है, टाइप नंबर बी का प्रोडक्ट है, इसको चाहिए 1 मिनट मशीन M1 का, और दूसरी का भी 1 मिनट ही चाहिए मशीन नंबर M2 का। अब द मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट्स। अब मैंने इस लाइन को बोल्ड किया है, जो मतलब मेन चीज है यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर नॉट मोर देन 6 आवर्स 40 मिनट्स। जो मशीन M1 है 6 घंटे 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। नॉट मोर देन मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे तो जा सकता है। वाइल मशीन M2 इज अवेलेबल फॉर 10 आवर्स,
दूसरी मशीन जो है सिर्फ 10 घंटे काम करती है ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे, किसी एक वर्किंग डे, जैसे कि सोमवार से शुक्रवार तक या फिर शनिवार तक हमारी कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, पेन वगैरह बना रही है, कोई चॉकलेट्स पैक कर रही है, तो वो इतना काम कर सकती है। उसने बोला कि 10 घंटे एक दिन में चलेगी मशीन नंबर दूसरी। पहली मशीन 6 घंटे 40 मिनट काम करती है। फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब इस लाइन के अलावा भी पता लगाया जा सकता है कि प्रॉफिट का केस आने वाला है या मैक्सिमाइज का केस आने वाला है। यहाँ पर लिखा है उसने प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है दोनों प्रोडक्ट पे। प्रॉफिट मतलब लाभ, एक पॉजिटिव चीज है ना। तो हम इसको यहाँ से मैंने अंदाजा पहले लगा लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने साथ साथ बोला नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी कुछ इस चीज में माइंड शार्प करना चाहिए। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपने इसको पहले से एनालाइज कर लिया कि आप भी पकड़ चुके थे इस बात को कि प्रॉफिट आया तो मैक्सिमाइज का केस आएगा, तो आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। अगर आपने चीज पहले से नोटिस नहीं की थी तो आप इसमें वीडियो में नो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट था तो मुझे पता लग गया था कि मैक्सिमाइज का केस आएगा। प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए 2 रुपए, प्रॉफिट दोनों दो प्रोडक्ट पे हो रहा है, ठीक है, टाइप ए प्रोडक्ट पे टाइप बी प्रोडक्ट पे। इट मीन्स हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब आगे उसकी कंस्ट्रेंट दे रखी हैं। कंस्ट्रेंट्स के सामने इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू में क्या चीज बैठेगी वो मैंने पहले डार्क कर दी है, देखो यहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट पता लग गई है कि कितने समय वो काम करेंगे। Formulate the given problem as a linear programming problem for maximize the profit. Profit लाभ को मैक्सिमाइज करते हुए इस कंस्ट्रेंट्स के आंसर को निकाल के रखिए या फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दे रखा है स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 बोलता है डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल्स। जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है वो हम बनाएंगे। तो इसमें दे रखा है लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड पर डे। एक दिन में प्रोडक्ट ए का उत्पादन कितना होता है उसको मैक्स मान लेंगे। प्रोडक्ट बी का एक दिन में उत्पादन होता है उसको हम वाई मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमने पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 2 रुपए एक्स के साथ 2 रुपए वाई के साथ। आपने अब यहाँ पे क्या लिख दिया, x1 x2 की जगह हमने xy भी लिख सकते हैं। मैंने बोला था, हमने इसमें लिख के दिखा दिया है। तो प्रोडक्ट ए के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए पर यूनिट, प्रोडक्ट बी पे प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए पर यूनिट। तो देयरफॉर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। हमारा मुख्य उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो दोनों के ऊपर 2-2 रुपए लग रहे हैं, एक्स के साथ भी वाई के साथ भी, जिसको हमने अभी लेट किया है। ये हमने खुद से लेट करना है एक्स और वाई को, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2 दे रखा था 2 रुपए, और यहाँ पे भी 2 दे रखा था दूसरे प्रोडक्ट का भी। प्रोडक्ट ए और बी को हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, एक्स और वाई लेट किया हुआ है। किस चीज के लिए, डिसीजन वेरिएबल के लिए। ये हमने खुद से लेट किया है। आप ए बी भी लिख सकते हैं या फिर आप x1 x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया बन के। नेक्स्ट, मशीन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बनेगी मशीन वाइज। हमने M1 और M2 की कंस्ट्रेंट बनानी है। अगर मशीन M3 भी दी होती तो हमारी कंस्ट्रेंट्स 3 बनती। अब 2 मशीनें दे रखी हैं तो कंस्ट्रेंट्स बन रही है 2। तो मशीन M1 कंस्ट्रेंट, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन M1, M1 प्रोडक्ट के ऊपर 1 मिनट लगेगा प्रोडक्ट ए पे मशीन का। प्रोडक्ट बी पे मशीन, पहले नंबर वाली मशीन की ही बात हो रही है तो उसका भी 1 मिनट ही लगेगा। तो हम जहां पर सिंगल सिंगल एक एक वर्ड लिखा आता है तो वहां पे सिर्फ एक्स और वाई लिखेंगे, ना कि 2xy 2x ऐसे नहीं लिखेंगे। या तो हम लिखेंगे 1x प्लस 1y, 1 1 लगाना जरूरी नहीं होता, तो हम सिर्फ x और y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट M1 मशीन देती है किसको, प्रोडक्ट ए को। मशीन M1 दोबारा 1 मिनट किसको देती है, प्रोडक्ट बी को। तो मशीन M1 इज अवेलेबल फॉर 6 hours 40 minutes। मैंने बोला था कि मशीन M1 जो है 6 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देगी। तो उसने बोला है कि M1 मशीन जो अवेलेबल हो रही है 6 घंटे 40 मिनट के लिए, तो इसको हमारे को जरूरत पड़ेगी जो 6 घंटे दे रखे हैं उसको हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस मिनट के साथ प्लस कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा ये 360 ये वाला, ठीक है। तो 6 hours, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, 60 इंटू 6, 6 घंटे के लिए 60 मिनट कितने, एक एक घंटे में ना। तो 6 घंटे में 60 60 60 मिनट के पेयर बना दो, 6 6 जा
36, तो हमारे 360 मिनट किस में आगे, 6 घंटे के अंदर निकल के आगे। 60 इंटू 6 विल बी 360 प्लस 40 मिनट तो पहले ही मिनट्स में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो सारे दोनों ही मिनट हो गए, तो दोनों मिनट को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गए 400 मिनट। ठीक है, तो 400 मिनट हो गए। मशीन हमारी M1 की बात हो रही थी यहाँ पे, उसके हुए। अभी मशीन M2 की बात रहती है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बस हमारा आज का टॉपिक है फिनिश होने वाला है, लास्ट पेज है ये मेरे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ दे रखा है, देखो, हेंस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 400। x और y क्यों लिखा है यहाँ पे, 1x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 400 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मशीन M1 क्या दे रही है, एक मिनट एक दे रही है मिनट, और दूसरी y के लिए साथ कौन दे रही है, एक ही दे रही है। 400 कहाँ से आया निकल के हमारा, जो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे 400 मिनट निकले थे मशीन M1 के, वही बात हो रही है ये। ठीक है, और एक एक मिनट दे रहे थे। M1 MM मशीन दोनों, M1 मशीन जो है M1 की ही बात हो रही है, दोनों प्रोडक्ट को एक एक मिनट दे रही है, तो इसलिए x और y सिंगल लिखा गया है यहाँ पे 400। अब ऐसे ही दूसरी मशीन के लिए भी लिखा जाएगा, देखना ध्यान से आप। यहाँ पर उसने लिखा है कि लेस देन इक्वल टू 400। लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों आया यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू का साइन आया है फॉर नॉट मोर देन 6 hour 40 minutes, ऐसी बात लिखी हुई थी क्वेश्चन के बीच में। फॉर नॉट मोर देन मतलब इससे ज्यादा नहीं, तो 400 तो है, ज्यादा से ज्यादा 400 ही है, तो इसका ओपन माउथ किधर की तरफ है, खुला मुंह 400 की तरफ ही है, क्योंकि 400 ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। 400 मतलब 400 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट। नॉट मोर देन लिखा हुआ था कि इससे ऊपर नहीं निकल सकता, तो इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट लगाया है। हो सकता है उसमें ऐसा लिखा हो कि मिनिमम तो 6 घंटे 40 मिनट काम करती है, तो हमने लिखा कि मिनिमम 400 मिनट तो काम करती है, तो उसमें लिखा होता है ना कि मिनिमम इतना काम करेगी, इससे ज्यादा भी कर सकती है, तो हम फिर मोर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है, फॉर नॉट मोर देन 6 hour 40 minute, और दूसरे में लिखा हुआ है 10 घंटे का टाइम वो यूज करती है, तो इसलिए हमारी कंस्ट्रेंट, इस वजह से हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया है। मशीन M2 की बात हो रही है, मशीन M2 की कंस्ट्रेंट दे रखी है यहाँ पर, देखो। मशीन M2 में क्या बता रहा है कि 2 मिनट तो लगेंगे किसके, M2 मशीन के प्रोडक्ट ए पे, और M2 मशीन सेम ही मशीन है, उसका 1 मिनट लगेगा प्रोडक्ट नंबर बी के ऊपर। ठीक है, तो अब उसने बोला कि 2x प्लस 1y, तो 1y को y भी लिख सकते हैं, तो हमारी मशीन M2 की कंस्ट्रेंट अब तैयार हो जाएगी। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600। लेस देन इक्वल टू 600 क्यों आया है, क्योंकि 600 मिनट ही वो काम करती है, इसमें पहले ही मिनट्स में हमारे पास दे रखा है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है घंटे को मिनट में, और वो दिन में इतना ही, वर्किंग डे में लिखा हुआ था कि इतना ही काम करती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वर्किंग डे में कितना ही काम करेगी, इस वजह से देखो। तो मशीन M2 अवेलेबल फॉर 10 hours ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे, किसी एक वर्किंग डे पे 10 घंटे ही वो काम करती है मशीन नंबर M2, इससे ऊपर नहीं कर सकती। इस वजह से हमने यहाँ पर अपना जो साइन लगाया है वो लेस देन इक्वल टू का लगाया है, इसका ओपन माउथ 600 की तरफ है, इतनी लागत तो, इतना मिनट तो जा सकता है, इससे ऊपर मिनट नहीं जा सकता एक भी, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी इससे ऊपर चलेगी तो इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। सिंस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, हमारे कोई भी प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, 0, x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमारी LPP की बन के तैयार होगी है। मैक्सिमाइज का केस था, z इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में x1 x2 x1 x2 लिखा था, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारी कंस्टेंट्स बन गई x प्लस वाई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 400, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 600, ये हमारी नॉन नेगेटिविटी वाली कंस्टेंट है, ये जरूरी नहीं है इसको कुछ बताना करना। ठीक है, तो ये हमारी कंस्टेंट नंबर 1 तैयार होगी है, और ये हमारी कंस्टेंट नंबर 2 तैयार होगी है, दो कंस्टेंट बन गई। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग LPP फॉर्मुलेशन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, थ्योरी में कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी की घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो जाए, वो अच्छा बच्चा घर से अपना बैठे फ्री में पढ़ सकता है यूट्यूब की हेल्प से, तो वो बच्चा पढ़ सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है, मैं साथ साथ आपको वीडियोस बना बना के अपलोड यूट्यूब पे करता रहता हूँ, ताकि आपकी घर बैठे हेल्प हो सके। आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की कोई वीडियोस देखनी है, आप मेरे चैनल कोचिंग क्लासेस यमुनानगर मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सर्च करके, आप इसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो।